हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड है आपका इस साल, तो इसमें अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और एक नए वीडियो के साथ आज हम आ गए हैं। ठीक है, तो हम क्लास 10th में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें बता दी थी। ठीक है, फिर आपको मुझे कोवैलेंट बॉन्ड बताना है क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बताने से पहले एक टॉपिक है जिसको हम लिविस सिंबल बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा है, इसको पहले डिस्कस कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो लोगों को जानकारी है ना, वो थोड़ी सी कह सकते हैं कम है, या बोल सकते हैं कि थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में है। जैसे बच्चों को या आप लोगों ने शायद अभी तक पढ़ लिया होगा अगर, तो आप लोग को ऑलमोस्ट पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो कोवैलेंट हो गया। ऐसा नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपको ये बताया गया है कि बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड होता क्या है वो नहीं बताया गया। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है और बनता कैसे है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपको जो बताया गया है वो ये बताया गया कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है वो नहीं क्लियर गया, तो वो आपको हम क्लियर अभी कर देंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लिविस सिंबल। क्या है लिविस सिंबल? देखिए, लिविस सिंबल में जनरली आप लिविस ने एलिमेंट को जब भी कोवैलेंट, एक्चुअली कोवैलेंट ले लो या आयनिक ले लो, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, आप उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करिए। कॉन्फ़िगरेशन आता होगा आपको करने, जैसे सोडियम का 2 8 1। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का होता है 12, तो ये हो गया 2 8 2। नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन का होता है 7, तो ये हो गया 2 5। ऐसे ही ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये हो गया 2 और 6। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक, जो भी एलिमेंट हो आप पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो भी उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको उन्होंने नाम दिया वैलेंस शेल। ठीक, आउटर मोस्ट शेल को उन्होंने नाम दिया वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? आप एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये कहा था कि आप एलिमेंट ले लीजिए, उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन को उस सिंबल के चारों तरफ सिर्फ रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट इज नोन एज लिविस सिंबल। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल पता है कि सोडियम का सिंबल आपका Na होता है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो आप उसको चाहे क्रॉस से करिए या आप डॉट से करिए, जैसा आपका मर्जी है। ठीक, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्योंकि 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऐसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का इसके चारों तरफ कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन का हो गया। ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया ऑक्सीजन का। तो किसी भी एलिमेंट का उसके चारों तरफ उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना ही आपका लिविस सिंबल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिविस सिंबल क्या होता है। ठीक, चलिए, तो ये आपका हो गया लिविस सिंबल। और अब हम चलते हैं अपने कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पे, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक, चलिए, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, अगला है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो आपको लैंग मेयर ने दिया था। ठीक है, कोवैलेंट का कंसेप्ट आपको लैंग मेयर ने 1919 में दिया था। ठीक, तो ये हो गया। अब बेसिकली आपको ये जानना है कि कोवैलेंट बॉन्ड ना होता क्या है। ठीक, ध्यान से देखो तो इसमें 2 टर्म है, कोवैलेंट और बॉन्ड। पिछले लेक्चर में मैंने बॉन्ड को डिस्क्राइब किया था कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक्चुअली आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि बॉन्ड आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बॉन्ड मैंने आपको डिफाइन किया था कि बॉन्ड आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो आप डेफिनेशन रखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, जरा सोचो, डेफिनेशन बैठ रही है फिट उस पर। भाई बॉन्ड की डेफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, और आपने जो डेफिनेशन पढ़ के बैठा है वो क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों डेफिनेशन मिल कैसे रही है? दोनों डेफिनेशन मिल रही है आपस में? मिल ही नहीं रही है। तो इसका मतलब आपके डेफिनेशन में कुछ गलती है। तो आपको जो पढ़ाया गया है वो ये पढ़ाया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ से बनता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है वो नहीं बताया गया है। तो वो देख लीजिए क्या होता है। ठीक, चलिए क्या होता है देखिए कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ज्यादा आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम में बीच में उसका न्यूक्लियस होगा और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन भाई करते हैं तो क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। ठीक है, तो उसका वन हो गया। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन ले लीजिए, उसके बीच में भी उसका प्लस होगा और उसका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए कि कैसे बनता है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ऐसे आप दूसरा हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का भी उसके आउटर मोस्ट में भी भाई एक एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो सबको पता है भाई, पता तो सबको है ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर सिंगल बॉन्ड बनाता है, और वो कैसे एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, H2 के फॉर्म में। तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का एटम पूरा दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ पास आया होगा कंबाइन होने के लिए। तो पास आता आते आते एक निश्चित दूरी तक आएगा, उसके बाद वो पास नहीं आएगा। ठीक है, ये बात अभी याद रखो कि कोई भी एटम एक निश्चित दूरी तक पास आता है, उससे ज्यादा अगर वो पास आने लगेगा तो पास आने की बजाय दूर होने लगेगा। वो कहते हैं ना कि ज्यादा नजदीकियां अच्छी बात नहीं है, थोड़ी सी दूरियां होनी चाहिए रिश्तों में। ठीक है, तो ऐसे ही एटम जो है वो कुछ दूरी बना कर रखता है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं आता है, एक निश्चित दूरी तक आ जाएगा और निश्चित दूरी तक आने के बाद वो वहीं रुक जाएगा। ठीक, चलिए एक निश्चित मैक्सिमम डिस्टेंस तक अपने आके वो वहीं रुक जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है इसमें। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक, अच्छा इस वाले का हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसकी तरफ खींच गया। सेम काम ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसकी तरफ हो गया। अब आप जरा इसमें टोटल गिनिए, टोटल अट्रैक्शन कितना अट्रैक्शन है टोटल? आई थिंक 4 अट्रैक्शन है। ये इसको खींचा, ये अपने दोनों ने अपने अपने वालों को खींचा और दोनों ने एक दूसरे वालों को खींचा, तो टोटल अट्रैक्शन फोर्स आपकी कितनी है? 4 है। अब जरा रिपल्शन फोर्स काउंट करिए। भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव निगेटिव है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और दोनों का न्यूक्लियस भी, दोनों के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब कि अगर हम देखें तो टोटल रिपल्शन फोर्स कितनी है यहाँ पे आपकी? 2 है। अब देखो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है कि रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है, तो जाहिर से दिख रहा है आपको कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है। तो इसके डोमिनेट करते ही दोनों हाइड्रोजन पास आ जाएंगे, और पास आने के बाद दोनों हाइड्रोजन में एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बाद में क्या लिख देते हैं, H2। अब जरा अपनी डेफिनेशन करें भाई। कोवैलेंट, को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है साथ रहना। जैसे हम बोलते हैं ना को एजुकेशन, तो को एजुकेशन में जहां बॉयज एंड गर्ल्स क्या होता है, एक साथ पढ़ते हैं, ऐसे ही को का मतलब हो गया भाई दोनों हाइड्रोजन पास आए, दोनों हाइड्रोजन के एटम पास आए। वैलेंट का मतलब एक्चुअली होती है वैलेंसी को सेटिस्फाई, वैलेंट वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। तो वैलेंट का मतलब होता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो क्योंकि हाइड्रोजन है तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी के साथ कंबाइन होगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी के साथ कंबाइन होगा, इसीलिए कोवैलेंट। ठीक, बॉन्ड में बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरली प्लस और माइनस के बीच ही जनरेट होता है, प्लस और माइनस के बीच। तो देखो यहां पे इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इन सब के बीच में क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया। तो ये होता है आपका कोवैलेंट। तो कोवैलेंट जो की बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो है आपकी, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये है डेफिनेशन कोवैलेंट की। आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप यही लिखिएगा, ठीक है। एक बार डेफिनेशन फिर से लिख लीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसमें एक टॉपिक आपको और समझानी थी, कोवैलेंसी, कि कोवैलेंसी क्या होती है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपका। कोवैलेंसी क्या होती है देख लीजिए जल्दी से। कोवैलेंसी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट लिए हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पार्ट लिए हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट टू मेक ए बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आपकी कोवैलेंसी, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक वहां पढ़े थे, वैसे ही इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, एक बार वो देख लीजिए। देखिए इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको अगर आयनिक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद है तो आप ठीक उनका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस रहता है कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, लेकिन कोवैलेंट का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये काफी लो होता है, ठीक है। अच्छा, याद होगा कि मैंने मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था आपको, जब एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना हो तो उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते थे, और जब मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता था तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। दूसरा एक आपको लिखवाया था लाइक, डिसॉल्व, लाइक मतलब कि जो जैसा है वो वैसा ही डिसॉल्व होगा। भाई अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक में ही डिसॉल्व होगा, आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो कोवैलेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। तीसरा बैड कंडक्टर होता है वो, ठीक है, बैड कंडक्टर है, बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं होता है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये काफी बैड कंडक्टर भी होता है, ठीक। ये हो गया। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड आपका बहुत स्लो होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्लो रिएक्शन थोड़ा ये देते हैं, बहुत फास्ट नहीं देते हैं जैसे आयनिक देता है, क्योंकि आयनिक में पता है आपको प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स है तो वो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा तेज से देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो देते हैं, ठीक, ये बात हो गई। अब सबसे मेन बात है कि आप कंपाउंड देखकर कैसे पहचानेंगे कि यहाँ आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको कंपाउंड देख के बताना होगा, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक, एक आयनिक कंपाउंड है और एक दूसरा आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है। अब आपको देख के बताना है सिर्फ कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है और कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है। तो देखिए, अगर आपके पास आयनिक होगा तो आयनिक में एक मेटल होगा और वो कंबाइन हुआ होगा किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, ठीक। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। अब इतना तो पता ही होगा कि मेटल कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में इतना तो पता ही होगा, ठीक। कोवैलेंट जो होते हैं वो आपके जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, ठीक, जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट है। इसको कहीं लिख दीजिए कि आयनिक में एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए और कोवैलेंट में दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, ठीक। तो ये आप देख के पहचान लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ चीजें हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं ऑक्टेट रूल।
चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये पहले मैं आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपके चैप्टर के बारे में कि आपको ऑलमोस्ट यही सब क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा आते हैं। बच्चे ये सब पोर्शन छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस बोर्ड में इन्हीं सब से वो उठा लेते हैं। ठीक है, देखो ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल में ये बोला गया था कि कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एट एनी कॉस्ट। कोई भी एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। अब वही बात है, चाहे लेके करो चाहे दे के करो, तब उसके लिए आप आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो चाहे जैसे आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने ही करने हैं। ठीक, वो तो है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑक्टेट रूल कहां पे फॉलो नहीं कर पाता है, जैसे कुछ जगह ऑक्टेट रूल ना फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक, जैसे इसका जो पहला लिमिटेशन है, अब ये हो गया ऑक्टेट रूल। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए उसके बाद लिमिटेशन। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है। सबसे पहला भाई, जो कंपाउंड हाइड्रोजन के बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्टेट तो नहीं पूरा करेगा, वो तो अपना डुप्लेट पूरा करेगा ना, तो ये इसकी लिमिटेशन। भाई ऑक्टेट में पूरा क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं पूरा करना है। जबकि हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन तो उसकी ये हो गई। ठीक, दूसरी लिमिटेशन ये है कि आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका BeCl2। ठीक है, इनके सेंट्रल एटम का पूरा नहीं होता है। BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। तो इन लोग का सेंट्रल एटम का आपका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, और इनका पूरा नहीं होगा। तो क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इन लोग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कमी है तो कमी के लिए हम लिखते हैं डेफिशिएंट। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक, तो इन लोग को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, अभी आप लिमिटेशन लिखते रहिए, आपको स्ट्रक्चर सब अगले वीडियो में हमको आपको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख लेता है, मतलब बियॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा वो रख लेता है, जबकि उसको चाहिए 8। भाई 8 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका PCl5, SF6, PCl5, SF6, H2SO4, ये सारे जो कंपाउंड होते हैं आपके, इनके जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये अपने से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख रहे हैं, इसीलिए ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक, तो ये है आपका कुछ लिमिटेशंस, तो इसको आप कॉपी में जहां भी आप नोट कर रहे हो उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक और है फॉर्मेशन ऑफ नोबल एलिमेंट। ठीक है, या नोबल कंपाउंड, जो भी आप बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नोबल एलिमेंट या नोबल गैस। ठीक है, जो भी आप बोलिए, मतलब कि जनरली क्या होता है कि जो नोबल एलिमेंट होते हैं, नोबल एलिमेंट का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, तो उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, तो उन्हें तो जरूरत है नहीं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, तो बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, लिमिटेशन है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, उसके लिए वो चाहे जैसे करे, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट, कुछ भी 8 चाहिए भैया, चाहे जैसे चाहिए। अब कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं क्या, जैसे हाइड्रोजन अपना हमेशा से डुप्लेट ही पूरा करेगा, ऑक्टेट तो पूरा करेगा नहीं वो। ठीक,
ठीक, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, जैसे एग्जांपल के तौर BCl2 AlCl3 BF3, और ऐसे कंपाउंड को, ऐसी स्पीसीज को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके सेंट्रल एटम का जो वैलेंसी है, या बोल सकते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे PCl5 SF6 और H2SO4। इसको स्पीसीज को हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। अब आप ये टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर आपको बनाना हम सिखाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करके कैसे बनाना है, वो सब आपको हम धीरे धीरे सिखा देंगे, ठीक। बाकी नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ नोबेल एलिमेंट। जैसे कुछ एलिमेंट नोबेल ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, तो ऑक्टेट पूरा है तो वो फॉलो नहीं करेंगे ऑक्टेट रूल को, ठीक है। तो ये आपके कुछ हो गए लिमिटेशन लेके ऑक्टेट को लेके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये पार्ट भी आपका खत्म हो गया, ठीक। चलिए, तो ऑलमोस्ट आपको मैंने लिमिटेशन बता दिया, ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है उसकी लिमिटेशन बता दी, कोवैलेंट क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। डेफिनेशन वाइज आपको मैंने थ्योरेटिकल जानकारी दे दी। अब आपको वो पोर्शन बताना है जिसमें बच्चे एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना, सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक देंगे। उस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो आप सिर्फ रूल फॉलो करिएगा। तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में ये बताएंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक साथ कि किसी भी कंपाउंड, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो या आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड हो, ये आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर आपको बाकी पूरी नॉलेज है कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे कि कैसे किसी का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। तो आई होप आपको जो भी पढ़ा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपकी वीडियो हम कॉन्टिन्यूसली बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रोज आपका एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि रोज अपलोड हो जाए, ठीक है। तो आई होप आज आपको जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। इधर उधर थोड़ा डिस्टर्बेंस सब कम कर दीजिए क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है, ठीक है, बोर्ड का पेपर देना है आपको। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।